हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मोनोसैकेराइड्स पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें एक छोटा सा टॉपिक कवर करना है जिसकी हेडिंग है एपीमर्स। ये टॉपिक आइसोमेरिज्म का है, लेकिन यहां पे हमें इसकी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, इसलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे एपीमर्स। हेडिंग क्या है? एपीमर्स। अब एपीमर्स क्या होते हैं वो आपको एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है और डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिखो भाई, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स differ in configuration around a single chiral carbon are known as एपीमर्स। ठीक है भाई, डेफिनेशन लिख लिया। अब एग्जांपल से समझेंगे। यहां पे हम ग्लूकोज के एपीमर्स बनाएंगे। ग्लूकोज के एपीमर्स इंपॉर्टेंट भी है, वो आपके आगे भी काम आएंगे, इसलिए हम ग्लूकोज के एग्जांपल से समझेंगे। देखो भाई, ये आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी आप लास्ट लेक्चर में बनाना सीख चुके हैं, तो इसलिए आप मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे। ये है आपका डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, अब देखो एक बार फिर से ये स्ट्रक्चर मैं बनाता हूं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये स्ट्रक्चर मैं एक बार फिर से बना रहा हूं, आप नहीं बनाएंगे क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। अब देखो यहां पे अगर हम एक काम करें, जैसे यहां पे देखो ये जो कार्बन है, ये जो 4 कार्बन है, ये क्या है? ये सारे कायरल कार्बन है। ठीक, समझ आ रही बात? तो यहां पे अगर नंबरिंग करते हैं ग्लूकोज की 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग होगी। अब ये जो सेकंड वाला कायरल कार्बन है, अगर मान लीजिए इसके अराउंड हम यहां पे ये बॉन्डिंग को चेंज कर दें, OH राइट साइड है, अगर इसको लेफ्ट साइड ले आए तो क्या होगा भाई? यहां पे इस कायरल कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। समझ आ रही बात? मान लीजिए यहां पे R है तो यहां पे क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे? ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बोलो भाई, एपीमर्स है। और कौन से कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है? बोलो, कौन से कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है? सेकंड कार्बन पे। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है भाई? C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। अब नेक्स्ट देखो, अगर थर्ड कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, बाकी का एज इट इज रहेगा, लेकिन थर्ड कार्बन का चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे C3 एपीमर। बात समझ में आ रही है? ये आपका क्या होगा? C3 एपीमर। देखो यहां पे इनमें देखो, दोनों में थर्ड कार्बन के अराउंड क्या है? कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है थर्ड कार्बन के अराउंड, सो दिस इज कॉल्ड C3 एपीमर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, अब मान लीजिए फोर्थ कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? बोलो भाई, क्या कहेंगे? C4 एपीमर। क्या बोलेंगे? C4 एपीमर। ये है आपका C4 एपीमर, जो आपको ध्यान रखना है। देखो ये फोर्थ कार्बन है, फोर्थ कार्बन के अराउंड देख रहे हैं आप, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? उल्टा हो गया। C4 एपीमर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद कौन सा आएगा? C5 एपीमर। तो C5 एपीमर अब आप खुद से बना सकते हैं। अब बनाओ मेरे साथ साथ। यहां पे क्या करेंगे? ओनली फिफ्थ कार्बन के अराउंड अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाए
तो उसको क्या बोलेंगे, C5 एपीमर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? तो लिख लो ये क्या है, C5 एपीमर। ठीक है भाई, ये आपके ग्लूकोज के एपीमर्स है। ठीक, डी ग्लूकोज के एपीमर्स है। ठीक है, अब देखो यहां पे ध्यान देना एक बार, यहां पे जो C2 एपीमर है, C2 एपीमर को हम क्या बोलते हैं, डी मैनोज। डी क्यों बोला भाई? देखो मैनोज तो इसका नेम है, अब इसको डी मैनोज क्यों बोला? क्योंकि यहां पे जो ये OH ग्रुप है ना, इसमें ये क्या है, ये क्या है, लास्ट कार्बन कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है, इसलिए क्या है, डी आइसोमर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, ये वाला जो है C4 एपीमर, सबसे मेन ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दो मैंने जो आपको बताया ना, डी मैनोज और ये डी ग्लैक्टोज, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये आपके काम आएंगे। डी ग्लैक्टोज को आज हम यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब देखो डी ग्लैक्टोज में क्या है, ये डी ग्लूकोज का C4 एपीमर है। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आज इसका हम यूज करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको मेनली दो ध्यान रखने हैं, डी मैनोज और डी ग्लैक्टोज। डी मैनोज क्या है, C2 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज, और डी ग्लैक्टोज क्या है, C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। कर लेंगे याद? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पे जो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है डी ग्लूकोज का, ये देखो साथ की साथ बना लो, अब आपको याद हो चुका है। बैठना नहीं है, मेरे साथ साथ आपको स्ट्रक्चर बनाना है, बैठ के टाइम पास नहीं करना। ये क्या है भाई, डी ग्लूकोज है। अब देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पे मान लीजिए मैं एक मिरर लगा देता हूं, ऐसे ये मिरर लगा दिया। ठीक, जब इसको यहां पे इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो कैसा दिखेगा? ये तो ऊपर वाला कार्बन तो प्लेनर है, लेकिन ये कार्बन पे ये OH इस तरफ नजर आएगा, और ये वाला OH, ये जो नेक्स्ट OH है ये यहां पे नजर आएगा थर्ड कार्बन का, और फोर्थ कार्बन का लेफ्ट साइड में नजर आएगा, और फिफ्थ कार्बन का OH भी लेफ्ट साइड में नजर आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये भी ग्लूकोज है, लेकिन कैसा ग्लूकोज है, इसमें जो लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो ये इसका L ग्लूकोज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? D and L are enantiomers of each other, enantiomers of each other। अच्छा, ये मैंने आपको क्यों बताया है? क्योंकि एक बार क्या हुआ, IIT ने ये एज इट इज पूछ लिया था, L ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछ लिया था, और कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहां पे ये डी ग्लूकोज है, ओनली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देंगे। देखो, यानी ये कर देते हैं, इसको एज इट इज रखेंगे, बोला लास्ट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड लगा दिया। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का आइसोमर, लेकिन ये अब L ग्लूकोज नहीं है, ये आपका L आयोडोज है। बात समझ में आ रही है? सारे आपको याद नहीं रखने, जो याद रखने मैं वो बता रहा हूं, कई सारे याद रखने की कोशिश करो, 16 के 16 नहीं करने, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ये L ग्लूकोज नहीं है, दिस इज कॉल्ड L आयोडोज। बात समझ में आ रही है? तो L ग्लूकोज क्या होगा, L ग्लूकोज डी ग्लूकोज का क्या होगा, डी ग्लूकोज का मिरर इमेज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहां पे मैंने आपको ये भी बताया था, देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कैपिटल डी एंड स्मॉल डी एंड कैपिटल L एंड स्मॉल l। ये कल भी मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आइसोमेरिज्म में भी अच्छे से हमने पढ़ा है। अब यहां पे आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पे इसके साथ साथ आप यहां पे L फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। पहले तो किसका बनाएंगे, डी फ्रक्टोज का, जो आपने पढ़ा था। डी फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में क्या है, ये फर्स्ट तो OH लेफ्ट साइड है, फिर बाकी दोनों फोर्थ और फिफ्थ कार्बन के राइट साइड आएंगे, जैसा कि किसमें है, जैसा हमारे डी ग्लूकोज में है।
समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? चेंज कहां आता है? देखो ये ग्लूकोज यहां पे ऐसा है और यहां पे ये फ्रक्टोज है, ये चेंज आएगा बस। इसको क्या बोलते हैं? डी फ्रक्टोज। अब जब आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे, इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगा? बोलो भाई क्या होगा? यहां पे आप ऐसे दिखाएंगे CH2OH और CO को किसी भी साइड दिखा सकते हैं क्योंकि ये तो क्या है? प्लेनर है। समझ आ रही बात? तो इस पे ये बनेगा, देखो इसका ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये वाला क्या कहलाएगा? इसमें देखो लास्ट कार्बन पे क्या हुआ? OH क्या आया? लेफ्ट साइड आया, सो दिस इज कॉल्ड एल फ्रक्टोज। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे भाई? ये हो गया। अब इसके बाद मुझे आपको एनोमर्स और बताने हैं। तो एनोमर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में आपने ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए थे, उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप एनसीईआरटी से देख करके बना सकते हैं या बोर्ड से देख करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये आपके सामने अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ये इसका फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन। अब देखो यहां पे बॉन्डिंग कैसे होगी? ये H और OH ऐसे आएंगे, थर्ड कार्बन पे OH ऊपर आएगा, फोर्थ कार्बन पे OH नीचे आएगा और फिफ्थ कार्बन पे CH2OH ऊपर आएगा और हाइड्रोजन नीचे आएगा। तो देखो आपको ये साफ साफ दिख रहा है कि यहां पे ये देखो, ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये किसका ऑक्सीजन है? ये कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है। तो इसका OH और CH2OH अगर अपोजिट साइड में है तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। याद है भाई आपको? अब आपको क्या बनाना है? बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज कैसे बनाएंगे भाई? कैसे बनेगा? अब तो बना सकते हैं खुद से। क्या करना है? यहां पे देखो अल्फा में ये OH नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। आपको क्या करना है? OH और CH2OH अगर अपोजिट साइड है तो ये अल्फा है, और अगर OH और CH2OH सेम साइड है तो ये क्या है? बीटा है। तो यहां पे OH ऊपर रखेंगे तो यहां पे आपको ध्यान रखना है ये CH2OH भी क्या आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। बाकी आपको सेम एज इट इज बनाना है। बनाओ जल्दी से। ये बनेगा स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें हमने क्या देखा? जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन है उस वाला OH और CH2OH क्या है? सेम साइड है। सो दिस इज कॉल्ड बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है भाई। अब देखो ये जो अल्फा बीटा आइसोमर है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। एनोमर्स ऑफ डी प्लस ग्लूकोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो एनोमर में क्या डिफरेंस है भाई? एनोमर में क्या होता है? एक स्पेसिफिक कार्बन, जो कार्बन कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है ना, उस पे क्या होगा? उस पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे आपने एपीमर्स में क्या पढ़ा? देखो एपीमर्स में हमने क्या पढ़ा? यहां पे किसी एक कार्बन के अराउंड, एक स्पेसिफिक कार्बन के अराउंड क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन डिफर करेगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? एपीमर्स कहेंगे। अब ये जो आपके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये जो साइक्लिक एपीमर्स हैं, ये एपीमर्स ही तो है। देखो ये इस कार्बन पे और इस कार्बन पे डिफरेंट ओरिएंटेशन आएगा, यहां पे इस कार्बन पे और इस कार्बन पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सो दीज आर साइक्लिक एपीमर्स, और इन साइक्लिक एपीमर्स को ही हम क्या कहते हैं? एनोमर्स बोलते हैं। और ये कार्बन जिस पे क्या है भाई? जिस पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन। बात समझ में आ रही है? अब आप सिमिलरली खुद से किस में कर सकते हैं? फ्रक्टोज में कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब देखो नेक्स्ट यहां पे एक चीज और आप पढ़ेंगे, आगे आपके काम आएगा। आगे हम लिखेंगे अल्फा डी
अल्फा डी ग्लैक्टोज। तो अल्फा डी ग्लैक्टोज में क्या होगा, अल्फा डी ग्लैक्टोज मैंने आपको बताया था, ग्लैक्टोज क्या है, ग्लैक्टोज इज C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। ठीक है भाई, डी ग्लैक्टोज क्या है, C4 एपीमर ऑफ डी ग्लूकोज। तो यहां पे क्या करेंगे इस केस में, यहां पे जो ये फोर्थ कार्बन है, यहां पे ये फोर्थ कार्बन जो है, यहां पे ये अल्फा डी ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन जो है, अगर यहां पे OH आप ऊपर ले जाएंगे और H को नीचे ले आएंगे, ये क्या बन जाएगा, ये आपका अल्फा डी ग्लैक्टोज बन जाएगा। बात समझ में आ रही है, जो ग्लूकोज का एपीमर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर लेंगे भाई इजीली। तो ये आगे काम आएगा, इसलिए मैंने यहां पे आपको बता दिया। तो सिमिलरली अगर अब आप बनाना चाहें फ्रक्टोज के, आपको खुद से बनाने हैं, फ्रक्टोज के खुद से बना लेंगे या आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बना लेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिखो मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी। ये देखो मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, अब आपको ओनली लिखते जाना है। ये होगा भाई, यहां पे पहले अल्फा बनाएंगे, ये देखो यहां पे ये जो कायरल कार्बन है, ये जो आपका कायरल कार्बन नहीं बोलूंगा मैं, यहां पे बोलूंगा कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है, तो उस कार्बन पे लगा हुआ ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ, OH में, और वो OH और ये CH2OH अगर अपोजिट साइड है देन इट विल कॉल्ड अल्फा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज के ब्रैकेट, इसमें डी के ब्रैकेट में मैंने माइनस लिखा है, माइनस का मतलब क्या है, फ्रक्टोज क्या होता है, लेवोरोटेटरी, और हमारा ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये बात आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद क्या है, कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, ये आएगा आपका बीटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, बीटा डी फ्रक्टोज। इसमें क्या करेंगे भाई, यहां पे देखो क्या होगा, यहां पे ये, यहां पे आएगा OH, ये CH2OH, और यहां पे OH, ये H, ये OH H, और ये आएगा आपका H CH2OH। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है, उस वाला OH और CH2OH ये दोनों सेम साइड है, नंबरिंग ऐसे होगी, देखा आपने, सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे, बीटा डी फ्रक्टोज। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां पे मैं एक चीज और आपको सिखा देता हूं, देखो यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, जैसे यहां पे मैं बता देता हूं आपको, ये जो एक्सिस है, ठीक, इसके अराउंड अगर इसको कंप्लीट उल्टा कर दिया जाए, यानी ऐसे 180 पे अगर इसको रोटेट कर दिया जाए, देखो ये अभी ऐसे है, अगर इसको 180 पे ऐसे रोटेट कर देता हूं, तो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, मैं समझा देता हूं आपको, ये स्ट्रक्चर आपका ऐसा बनेगा। चलो व्हाइट पेन से ही लिख देता हूं क्योंकि साफ साफ नजर आएगा। अब यहां पे ये क्या होगा, आपका सेकंड कार्बन होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा, ये फिफ्थ होगा। अब जब इसमें आप बॉन्डिंग करेंगे ना, ये देखो यहां पे इसको 180 डिग्री रोटेट किया आपने, जब बॉन्डिंग करेंगे जो ऊपर है वो नीचे आ जाएंगे, कैसे, ऐसे, ये देखो ये ऐसे नीचे आ जाएंगे, तो उसमें OH ऊपर था, इसमें नीचे आएगा सेकंड कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन रहेगा। नेक्स्ट देखो इसमें थर्ड कार्बन पे OH ऊपर है तो इसमें नीचे आएगा, फोर्थ कार्बन पे देखो OH नीचे है तो ऊपर आएगा, और यहां पे देखो इस पे H क्या है, नीचे है तो ऊपर आएगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट है क्या? तो ये भी अभी आपका क्या है, देखो यहां पे ये OH ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन कंटेन करता है, और ये CH2OH ग्रुप सेम साइड है, देन इट इज कॉल्ड बीटा आइसोमर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको क्यों सिखाया, क्योंकि ये आपके आगे काम आएगा। जब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, वहां पे आपके ये काम आएगा कि इस स्ट्रक्चर को उल्टा बना करके दिया गया है, इसलिए वहां पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट मैं अब आपको सुक्रोज का स्ट्रक्चर समझाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बीटा डी फ्रक्टोज को दूसरी फॉर्म में दिखा दिया। देखो क्या किया है,
यहां पे ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे 180 रोटेशन कर दिया, और 180 रोटेशन अगर आप करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये सेकंड कार्बन यहां पे होगा, थर्ड यहां पे, फोर्थ यहां पे, फिफ्थ यहां पे, ये जैसे इसमें बना हुआ है। तो इसमें जब आप बॉन्डिंग शो करेंगे तो क्या करेंगे, बॉन्ड उल्टे हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जो OH ऊपर था उसमें सेकंड कार्बन पे, वो OH नीचे आएगा, इसमें थर्ड कार्बन पे OH जो ऊपर था इसमें नीचे आएगा, इसमें फोर्थ कार्बन पे जो OH नीचे था उसमें ऊपर आएगा, इसमें CH2OH फिफ्थ कार्बन पे जो ऊपर था वो नीचे आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? लास्ट में आपने क्या देखा, CH2OH और OH दोनों सेम साइड है, यानी इसका मतलब ये क्या है, दिस इज बीटा डी फ्रक्टोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इनको अच्छे से समझ के नोट डाउन कर लो, फिर इसके बाद हम डाइसैकराइड शुरू करेंगे। लिखो जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो डाइसैकराइड्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डाइसैकराइड्स। और डाइसैकराइड्स की डेफिनेशन आपको पता है भाई, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस करने पे 2 यूनिट मोनोसैकराइड की प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइसैकराइड्स कहेंगे। इसके एग्जांपल क्या क्या है, सुक्रोज है, माल्टोज है और लैक्टोज है। अब 1 बाय 1 इन तीनों को डिटेल में हम पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुक्रोज को। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं या क्या करेंगे, और इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। तो यहां पे क्या मिलता है भाई आपको, एक तो ग्लूकोज मिलेगा। ग्लूकोज कौन सा मिलता है, ये आपको याद करना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और एक यूनिट किसकी मिलती है, फ्रक्टोज की मिलेगी। किसकी मिलती है, एक तो यूनिट मिलती है ग्लूकोज की और दूसरी फ्रक्टोज की। ग्लूकोज कौन सा मिलता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और फ्रक्टोज कौन सा मिलेगा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये आपको याद करना है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, जब भी डाइसैकराइड्स बनते हैं उनमें एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये ऐसा लिंकेज पाया जाता है जैसे यहां पे दो मोनोसैकराइड यूनिट के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। और जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब अपने को ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज देखना है, कैसे बनता है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि यहां पे अब आपको स्ट्रक्चर बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो भाई, ये हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, ठीक, और ये हमारा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज है। अब इस स्ट्रक्चर को, उसको नहीं बोल रहा मैं, ये वाले स्ट्रक्चर को जो मैंने बाद में आपको एक्सप्लेन किया था, अब इसके पास लेके आओ। आप एज्यूम करो ये स्ट्रक्चर यहां पे है, तो यहां से इसके C1 कार्बन का OH और इसके C2 कार्बन के OH से अगर यहां से वाटर रिमूव करेंगे तो ये आपस में ऑक्सीजन से जुड़ेंगे, तो दोनों में क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगा। तो यहां पे हम क्या बोलते हैं, ये कैसे बनता है, बोलो भाई। सुक्रोज में क्या होता है, सुक्रोज में क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, लिखो मेरे साथ साथ। सुक्रोज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज between C1 of alpha D plus glucose and C1 of alpha D plus glucose and C2 of beta D minus fructose। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कैसा नजर आएगा, अब आप स्ट्रक्चर बना करके देख सकते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ये है आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर जो आपको याद करना है। कर लेंगे भाई याद। अब ध्यान से देखो एक बार इस स्ट्रक्चर में, आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ नजर आएगा। देखो एक बार, यहां पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और ये बीटा डी फ्रक्टोज है। ये वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है जो कल हमने बनाया था। देखो, ये जो बीटा डी वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला नहीं है,
ये वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए मैंने आपको बना करके समझाया है। तो जब आप ये देखेंगे, देखो यहां से क्या हुआ, ये C1 कार्बन है। C1 कार्बन किसका है, बोलो भाई, ये C1 कार्बन है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। तो वही तो मैंने लिखा है, C1 ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी माइनस फ्रक्टोज, ये लिखा है। तो इन दोनों के बीच में देखो, ये जो लिंकेज है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर यहां पे आपको साफ नजर नहीं आ रहा तो डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से डायग्राम देख सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम आपका एनसीईआरटी का लिया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे क्या होता है, ये सुक्रोज है। अब सुक्रोज क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। लेकिन जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, एक तो क्या देगा, ग्लूकोज देगा। ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और एक क्या देगा, लिवो रोटेटरी देगा। और इनकी इक्वल अमाउंट होगी, यानी 1 मोल इसका ग्लूकोज का, 1 मोल फ्रक्टोज का। अब ये देखो, ये कितना है, प्लस 52.5 डिग्री इसका रोटेशन है, इसका कितना है, माइनस 92.4 डिग्री है। अब देखो, इसका लिवो रोटेशन ज्यादा है, ये क्या, लिवो रोटेशन ज्यादा है, इसलिए नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यानी नेट रिजल्ट जो प्रोडक्ट बना वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस के बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, लिवो रोटेटरी बना। यानी जब आपका सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, हाइड्रोलिसिस करने में कैसा प्रोडक्ट दिया, फाइनली क्या मिल रहा है, लिवो रोटेटरी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर बोलते हैं। ये आपको लिखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे। लिखो, सुक्रोज और शुगर, केन शुगर भी बोल सकते हो, एक ही बात है। सुक्रोज और शुगर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बट आफ्टर हाइड्रोलिसिस it gives dextro rotatory glucose and levorotatory fructose अब लिखो, since levorotation of fructose ब्रैकेट में वैल्यू भी लिख लेना, कितना है, माइनस 92.4 डिग्री, इज मोर देन डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ ग्लूकोज, ब्रैकेट में वैल्यू लिख लेना 52.5 डिग्री। हेंस या ऐसे लिखो, सो प्रोडक्ट obtained shows levo rotation. So after hydrolysis sucrose is converted from dextro to levo. Hence product obtained is called इनवर्ट शुगर। ठीक है भाई, विद रीजन लिखवा दिया, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ये अच्छे से आपको रिमाइंड करना है, अच्छे से इसको पढ़ना है, ध्यान भी रखना है। बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट डाइसैकराइड कौन सा है, माल्टोज। और माल्टोज के बारे में भी पहले ही आप पढ़ चुके हैं। माल्टोज में क्या है भाई, जब माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा भाई, ये हमारा माल्टोज है C12H22O11। जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं
जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलता है, बोलो। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, या तो आप कौन से, या तो एसिडिक मीडियम में कर सकते हैं, या किस एंजाइम की प्रेजेंस में करते हैं, माल्टेज एंजाइम। ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है भाई। ये माल्टोज है, तो क्या मिलेगा बोलो भाई, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है भाई। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात की जाए तो कैसे होगा, मैं बता देता हूं आपको। माल्टोज में क्या होगा, इन माल्टोज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज is present between 7 of 1 alpha glucose and C2 of other alpha glucose unit, ठीक है भाई। अब देखो क्या होगा, यहां पे आपने जो अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था, उसके C1 और C4 कार्बन के बीच में क्या होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। तो कैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, या बोर्ड पे मैं आपको दिखा देता हूं, यहां से भी आप देख सकते हैं। ये है आपका माल्टोज का स्ट्रक्चर, जो डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से ड्रॉ करेंगे। देखो भाई, इसमें देखो क्या है, ये आपको अल्फा ग्लूकोज नजर आ रहा है, इसमें क्या था, ये OH नीचे था, ठीक है भाई, OH नीचे था, ठीक। और यहां पे भी देखो OH नीचे है, ठीक। फर्स्ट कार्बन में दोनों में OH नीचे था, तो सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन सब एक जैसे होंगे, क्योंकि ये भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है, वो भी अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है। तो इसका तो C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन आपस में क्या बनाएंगे, ये क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर लेंगे भाई। अब देखो ध्यान से देख लो एक बार स्ट्रक्चर को, यही आपको एनसीईआरटी से बनाना है, ठीक है, समझ आ रही बात, कर लेंगे। ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या ये पूछे जाएंगे कि इनके मोनोमर कौन से हैं। अब आपसे पूछ लिया माल्टोज का मोनोमर कौन सा है, तो माल्टोज का मोनोमर कौन सा बताएंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और यहां पे मैंने ओनली अल्फा ग्लूकोज लिखा है, बल्कि आप ये लिखा करो अल्फा डी ग्लूकोज, और प्लस लिखो, वैसे कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड है ग्लूकोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट हमें करना है, थर्ड कौन सा आएगा, लैक्टोज। इसको हम मिल्क शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि ये मिल्क में पाया जाता है। तो क्या लिखेंगे, इट इज कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर because it is found in milk, ठीक है भाई, ये तो आप सबको पता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज। ध्यान से सुनना है और ध्यान से लिखना है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोलिसिस करने में क्या देगा, लैक्टोज का अगर आप हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, बोलो भाई, 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे, एक तो कौन सा मिलेगा, बीटा डी ग्लूकोज, और एक मिलेगा बीटा डी ग्लैक्टोज। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो इस फॉर्म में पूछ सकता है कि लैक्टोज कौन से मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, दूसरा इस फॉर्म में पूछ सकता है कि लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पे कौन से मोनोसैकेराइड ऑब्टेन होंगे। तो क्या लिखेंगे, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आपको यह पता है भाई, बीटा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लैक्टोज में क्या डिफरेंस है। जो फोर्थ कार्बन है, ग्लूकोज का जो फोर्थ कार्बन है, बताया था मैंने आपको, यहां पे ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है,
ये आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अब देखो यहां पे ये नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो जो इसका C4 एपिमर होता है, C4 एपिमर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। यहां पे क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका इन्वर्ट होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपका क्या है, ग्लैक्टोज है। अब इसका अल्फा ग्लैक्टोज भी बन सकता है और बीटा ग्लैक्टोज भी बनता है। वो किस में देखेंगे, वो हम साइक्लिक फॉर्म में देखेंगे। तो इसको हम डायरेक्ट एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखो भाई क्या है, क्या दिया गया एनसीईआरटी में, ये दिया गया है एनसीईआरटी में, देख लो ध्यान से। अब देखो ये समझ आ रहा है आपको, ठीक? ये क्या है, बीटा डी ग्लैक्टोज, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज। अब ध्यान से देखो एक बार है ना, इतना स्ट्रक्चर देखो आप, यहां पे क्या रहा होगा, देखो यहां पे क्या रहा होगा, ये OH ग्रुप ऐसे रहा होगा, ये यहां पे ऐसे, ठीक? और यहां पे ये देखो, अब यहां पे ये बीटा डी ग्लूकोज है। अगर इसके फोर्थ कार्बन पे OH को मैं रिवर्स कर दूं, H को नीचे ले आऊं, OH को ऊपर ले आऊं, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा? ये देखो फोर्थ कार्बन पे इसमें OH ऊपर है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? अब देखो इसीलिए यहां पे क्या हुआ, इसका ऊपर वाला OH और इसका ये नीचे वाला OH, इसका C1 का OH और उसका C4 का OH, तो यहां से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, ये ग्लाइकोस्टिक लिंकेज बन जाएगा, जो अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या? तो हम क्या लिखेंगे, इन, यहां पे व्हाइट से लिखता हूं, इसमें हम लिखेंगे इन लैक्टोज ग्लाइकोस्टिक लिंकेज, ग्लाइकोस्टिक लिंकेज इंपॉर्टेंट है भाई, इज प्रेजेंट बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज, C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज, एंड ये क्या है, फोर्थ कार्बन किसका है, बीटा डी ग्लूकोज का, एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। तो ध्यान से पेपर में आपको अच्छे चेक करना है, फिर आपको आंसर टिक करना है। बात समझ में आ गई? देखना है भाई, C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, ये ध्यान से करना है। आप चाहे तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने आपको समझा भी दिया। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, इसमें नीचे OH है। बात समझ में आ रही है? और अगर इसी OH को ऊपर ले जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लैक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहां पे OH ऊपर आ जाएगा और ये OH फर्स्ट कार्बन पे सेम रहेगा जैसा इसमें है, ठीक? तो यहां से जब आप यहां से ये वाटर रिमूव करते हैं तो ये ग्लाइकोस्टिक लिंकेज किसके बीच में बनता है, C1 ऑफ बीटा डी ग्लैक्टोज एंड C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? कर लेंगे ना भाई? तो ये अच्छे से करना है, क्योंकि डायरेक्ट आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, ये आप पहले लिख चुके हैं, द कार्बोहाइड्रेट्स which produce more than 10 units of monosaccharides on hydrolysis is known as polysaccharides। एग्जाम्पल क्या है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एटसेट्रा। इसमें से हमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन पढ़ना है, इसलिए सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे स्टार्च। स्टार्च कहां पे पाया जाता है भाई, अनाजों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है, यह लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारी डाइट का यानी ह्यूमन डाइट का मेन कंपोनेंट है। इसके साथ साथ ये प्लांट्स का स्टोरेज पॉलीसैकेराइड भी कहलाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं है, ये फालतू के पॉइंट है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे थियोरेटिकल पॉइंट नहीं पूछता है। तो डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे। लिखो, इट इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, alpha D plus glucose and consist of two components amylose and amylopectin, consist of two components, that is amylose
एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों में हमें डिफरेंस लिखना है, तो लिखो मेरे साथ साथ। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टार्च में 15 to 20% तो अमाइलोज रहता है और 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें लिखो इट कंस्टिट्यूट्स 15 to 20% ऑफ स्टार्च, और इसमें क्या लिखेंगे, अमाइलोपेक्टिन में it constitutes 80 to 85% of starch। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, अमाइलोज क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और ये क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। कैसे याद करेंगे, देखो भाई, अमाइलोपेक्टिन इनसोल्यूबल, तो ऐसे ध्यान रखना है, एक सोल्यूबल है एक इनसोल्यूबल है। तो अमाइलोपेक्टिन में इन आता है यानी इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल है, तो ऐसे आप याद करेंगे। अब ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट्स held by C1C4 glycosidic linkage। यानी जो आपकी अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट्स है उनमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहां पे बनेगा, C1 और C4 कार्बन पे। बात समझ में आ रही है। इसमें क्या लिखेंगे, इट इज ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज having straight chain glycosidic linkage at C1C4 carbon and branch chain glycosidic linkage at C1 to C6 कार्बन ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है भाई, दोनों का मोनोमर क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है। ये डिफरेंस आपने लिख लिया। अब इनका स्ट्रक्चर अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख सकते हैं, एक बार बस आपको समझना है। बाकी एग्जाम में जो पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है वो मैंने आपको बोर्ड पे सामने लिखवा दिया। अब अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से देख सकते हैं, अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये है आपका अमाइलोज का स्ट्रक्चर। इसमें देखो आपको साफ साफ नजर आ रहा है ये कौन सी यूनिट है सारी आपकी, ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। और अल्फा डी प्लस ग्लूकोज पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो यहां पे इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन आपस में क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड है, ये है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पे देखो C1 C4 के बीच में, तो ऐसे पूरी चेन बनती है, ये पूरा पॉलीमर है। एक अमाइलोज में कितनी यूनिट रहती है, अराउंड 200 से कितनी रहेंगी, मैं व्हाइट पेन से लिख देता हूं, 200 से 1000 तक, 200 से 1000 यूनिट ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। बात समझ में आ रही है भाई। और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एट C1 C4 कार्बन, कोई डाउट है क्या। तो सिमिलरली अब अगर आप अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर चेक करेंगे वो भी आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर हमारा कहां पर है, ये अमाइलोज है,
अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, अमाइलोपेक्टिन ये रहा, ये आपका अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है। देखो भाई यहां पे इसको थोड़ा सा मेरे को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। ये आपका अमाइलोज है, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से भी देख सकते हैं। ये आपका अमाइलोपेक्टिन है, बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखो यहां पे क्या है, यहां पे भी क्या बोलो भाई, ये भी आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट्स हैं जो क्या बना रही हैं, स्ट्रेट चेन भी बना रही हैं, साथ के साथ ब्रांचिंग भी है। स्ट्रेट चेन में C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, और यहां पे आपका ब्रांचिंग में क्या है, ब्रांचिंग में क्या है, C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये क्या है, C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ठीक है भाई, ये लिखा ना ब्रांच एट C6, ये वाला, समझ आ रही बात, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या है, ये यहां पे क्या है आपका, ये आपका C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कर लेंगे ना भाई। तो ये आपको अच्छे से करना है, यहां पे भी लिख लेना, ये क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। ठीक है भाई, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका स्टार्च। स्टार्च में अमाइलोज का और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये आप डायरेक्ट एनसीईआरटी से नोट डाउन कर सकते हैं या बोर्ड से देख करके लिख सकते हैं। करो नोट डाउन जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो सेलुलोज। सेलुलोज कहां पे पाया जाता है, प्लांट्स में, इसलिए फर्स्ट पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इट इज मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स, सेल वॉल्स ऑफ प्लांट सेल्स। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इट इज स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड, स्ट्रेट चेन पॉलीसेक्राइड composed of beta D plus glucose units only, beta D plus glucose units only, which are linked together by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of other glucose unit। ठीक है भाई, ये आपको लिखना था, समझ आ रही बात, इसमें कोई डाउट है क्या, कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ये आएगा सेलुलोज का, ये रहा सेलुलोज, दिख रहा आपको साफ साफ। अब यहां पे देखो, ये जो आपकी यूनिट्स है, ये कौन सी यूनिट्स है, ये सारी बीटा डी प्लस ग्लूकोज की यूनिट्स है। अब इन यूनिट्स में अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखो भाई ये यूनिट है, इसका ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन और ये सिक्स्थ कार्बन। अब इस यूनिट में भी अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। यहां पे इस यूनिट में 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखो, सभी यूनिट्स में क्या नजर आ रहा है आपको, यहां पे इसका C1 कार्बन और इसका C4 कार्बन क्या बना रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। यहां पे भी C1 और C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, वही मैंने आपको लिखवाया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा लिंक्स बोलते हैं। यहां पे क्या है, बीटा ग्लूकोज आपस में लिंक हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा लिंक्स बोलते हैं। जैसे आपने पीछे देखा था, ये देखो यहां पे क्या लिखा गया है, अल्फा लिंक, ये क्या लिखा है, अल्फा लिंक। यहां पे क्या है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में लिंक कर रहे हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपस में
लिंक कर रहे हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, अल्फा लिंक। और यहां पे हमने क्या बोला, बीटा लिंक। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखो, तो यहां पे हम लिखेंगे ग्लाइकोजन। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, ग्लाइकोजन। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे द carbohydrates are stored in animal body as glycogen। ठीक है भाई, as glycogen। और इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इट इज ऑल्सो नोन एज animal starch because its structure is similar to amylopectin। अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है ना स्टार्च में, 80 to 85% तो अमाइलोपेक्टिन ही रहता है। एंड हाईली ब्रांच्ड का मतलब ये है कि अमाइलोपेक्टिन से भी ज्यादा ब्रांच रहता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट इन, ये सारे पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, डायरेक्ट वहीं से लिख रहा हूं। इट इज प्रेजेंट इन लीवर, मसल्स एंड ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज ऑल्सो फाउंड इन yeast एंड फंजाई। ठीक है भाई, इसके बाद नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लो। देखो एनिमल बॉडी में क्या होता है, एनिमल बॉडी को जब एनर्जी की जरूरत होती है तो वो ग्लूकोज से लेता है। तो क्या करेगा, यहां पे ग्लाइकोजन को है ना, एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स ग्लाइकोजन को किसमें ब्रेक कर देंगे, बोलो भाई, ग्लूकोज में ब्रेक कर देंगे, जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये पॉइंट भी आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है, तो ये आपको नोट डाउन करना है। इसको लिखो, ये हो गया हमारा, ये कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स। अगर इसमें आपको कुछ नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो प्रोटीन्स। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की डेफिनेशन क्या है, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। क्या लिखेंगे भाई, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। अब यहां से हमें एक बात समझ में आती है, जब हम प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ओनली एंड ओनली अल्फा अमीनो एसिड ऑब्टेन होंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए यहां पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन करना है। क्या लिखेंगे भाई, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स, ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड on hydrolysis of proteins। बात समझ में आ रही है भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, तो आप बोलेंगे ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है भाई, अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अमीनो एसिड्स। अब देखो नेम से ही पता चल रहा है, इनमें एक तो अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, यानी एक तो ये ग्रुप है और दूसरा NH2 ग्रुप है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखो मेरे साथ साथ, अमीनो एसिड्स आर कंपाउंड्स which contain both अमीनो के ब्रैकेट में लिखना NH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप।
एंड कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक के ब्रैकेट में लिखना COOH, फंक्शनल ग्रुप्स, ये दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? बोलो भाई। अब देखो यहां पे मान लीजिए ये हमारा हाइड्रोकार्बन है, ठीक, ये हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो इसको क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। अब इसमें मान लीजिए एक NH2 ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो अब ये क्या बन गया? ये बन गया अमीनो एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखो अगर ये अमीनो ग्रुप यहां पे अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन होगा, ये COOH प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो यहां पे इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा, तो अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड। और अगर बीटा कार्बन पे प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? बीटा अमीनो एसिड। और गामा कार्बन पे प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? गामा अमीनो एसिड। और यहां पे अगर प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे? डेल्टा अमीनो एसिड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे ये बात आप लिख लेंगे क्योंकि NCERT में लिखा हुआ है, आपसे पूछा जा सकता है। क्या लिखेंगे भाई? डिपेंडिंग अपॉन द, लिखो मेरे साथ साथ, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप या अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड एज अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? अब यहां पे हमें मेन फोकस किस पे करना है? अल्फा अमीनो एसिड पे करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप क्या लिखेंगे? अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड। देखो भाई यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे देखो ये कार्बन है, यहां पे ये इसे COOH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहां पे अगर इसी कार्बन पे अल्फा कार्बन पे NH2 ग्रुप लगा हो देन इट विल कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड। यहां पे और क्या? यहां पे और ये अल्काइल ग्रुप है, कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है। देखो अब यहां पे क्या है? ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये R कुछ भी हो सकता है। इसमें COOH फंक्शनल ग्रुप और NH2 फंक्शनल ग्रुप के अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर इसकी बात की जाए, यहां पे आइसोमर्स की अगर बात की जाए, हम क्या पढ़ते हैं? देखो अगर आपको याद हो, आप पहले भी पढ़ के आए हैं आइसोमेरिज्म में, ये क्या है? फिशर प्रोजेक्शन है। एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है? वर्टिकल लाइन पे आपका क्या आएगा? वर्टिकल लाइन पे प्रिंसिपल कार्बन चेन आएगी और टॉप मोस्ट पोजीशन पे क्या आएगा? फंक्शनल ग्रुप आएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और यहां पे अगर ये देखो ये ऐसे लिख दिया जाए और एक केस ये बनता है, दूसरा केस ये वाला बनता है, ये वाला, ठीक है भाई। अब देखो इसमें NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है देन इट विल कॉल्ड L अमीनो एसिड। बात समझ में आ रही है? और अगर NH2 ग्रुप राइट साइड में है देन इट विल कॉल्ड D अमीनो एसिड। जैसा आपने पहले पढ़ा था ना भाई, आपने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आपको याद हो, देखो ये हम पढ़ते हैं ना, ये एल्डिहाइड है, यहां पे ये यहां पे OH ग्रुप, यहां पे OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड है, ये कायरल सेंटर पे ये लेफ्ट साइड है देन इट विल कॉल्ड L ग्लाइसरैल्डिहाइड। ये पता आपको, NCERT में भी दिया गया है, बोलो भाई। और अगर यही OH ग्रुप एग्जैक्ट फिशर प्रोजेक्शन में राइट साइड आ जाए, क्या बोलते हो? बोलो भाई, क्या बोलते हैं आप? इसको क्या बोलेंगे? डीग्लाइसरैल्डिहाइड। लिख लेंगे साथ की साथ। समझ में आ रही है बात? ठीक है भाई, ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट यहां पे अगर बात की जाए अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड में अगर COH ग्रुप और NH2 ग्रुप अगर सेम है तो अमीनो एसिड क्या करेगा? यहां पे ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा।
अब मान लीजिए COH ग्रुप ज्यादा है और NH2 ग्रुप कम है, तो मान लीजिए ये 2 है और ये 5 है, तो ये 2 NH2 ग्रुप तो क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज, और यहां पे क्या बचेंगे, 3 एक्स्ट्रा COH ग्रुप बचेंगे, यानी इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। बात समझ में आ रही है। और यहां पे अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाए, COH ग्रुप कम हो, तो कैसा नेचर आएगा, ये बेसिक अमीनो एसिड होगा। बात समझ में आ रही है क्या। तो अब लिख सकते हैं, ये भी आपके NCERT में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, या ऐसा लिख लो, अमीनो एसिड्स ऐसे लिखो, अमीनो एसिड्स आर डिफाइंड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बात समझ में आ रही है भाई। अब देखो यहां पे अगर नंबर ऑफ COH ग्रुप इक्वल है किसके, NH2 ग्रुप के, देन इट विल बी न्यूट्रल अमीनो एसिड। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, अगर COH ग्रुप ज्यादा हो जाते हैं किससे, NH2 ग्रुप से, तो क्या बोलेंगे, एसिडिक अमीनो एसिड है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पे COH ग्रुप अगर कम है किससे, NH2 ग्रुप से, तो हम क्या बोलेंगे भाई, यहां पे क्या बोलेंगे, ये बेसिक अमीनो एसिड होगा। कोई डाउट है क्या, समझ आ रही बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्या लिखेंगे भाई, नेक्स्ट हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें लिखो मेरे साथ साथ, अमीनो एसिड्स आर कलरलेस, वाटर सोल्यूबल, क्रिस्टलाइन and high melting solids। अब नेक्स्ट क्या लिखेंगे, अमीनो एसिड्स बिहेव एज सॉल्ट्स, अमीनो एसिड्स बिहेव एज सॉल्ट because both एसिडिक के ब्रैकेट में लिखना COH एंड बेसिक ब्रैकेट में लिखना NH2 ग्रुप आर प्रेजेंट इन सेम मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, ये अपने आप आपको समझ में आता है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है ज्यूइटर आयन। अब ज्यूइटर आयन क्या होता है, जब अमीनो एसिड को हम अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो जो COH ग्रुप है वो अपना H+ रिलीज कर देगा और NH2 क्या करेगा, उस H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे कैटायन और एनायन बन जाएंगे, सोल्ट बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज्यूइटर आयन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिख लेते हैं, थियरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, यहां पे देखो, ये आपका अमीनो एसिड है। अब देखो मैं क्या लिखूंगा, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस मीडियम लिख लो। इन एक्वस मीडियम क्या होगा, यहां पे देखो, ये तो अपना क्या छोड़ देगा, ये तो अपना H+ रिलीज करेगा और NH2 क्या है, बेसिक है, ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। समझ आ रही बात। तो ये क्या बनेगा, ये बनता है आपका ज्यूइटर आयन। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात। अब देखो, ज्यूइटर आयन जो है ये एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करता है।
क्यों? क्योंकि ये एसिड की तरह, एसिड के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा और बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, यहां पे तो जगह नहीं है, लिखना चाहो तो यहीं पे लिख लो। क्या लिखेंगे बोलो भाई? ये पॉइंट तो यहीं पे लिख लेते हैं, थियोरेटिकल पॉइंट है ये, एक साथ लिख लो। क्या लिखेंगे? लिखो मेरे साथ साथ, इन ज्विटर आयनिक फॉर्म, इन ज्विटर आयनिक फॉर्म अमीनो एसिड shows amphoteric behavior, amphoteric behavior because they react with both acid as well as base। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो भाई, कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझना है। देखो भाई, ये हमारा ज्विटर आयन है, ये ज्विटर आयन है, ठीक है भाई। अब मान लीजिए आपने यहां पे एसिडिक मीडियम कर दिया, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? H+ होगा। क्या लिखेंगे? इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम क्या होगा बोलो भाई? एसिडिक मीडियम में यहां पे ये जो एनायन है H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा आपको, क्वेश्चन में क्या लिख के दिया जाएगा? एट pH4 अमीनो एसिड विल बी रिप्रेजेंटेड एज, तो आप क्या लिखेंगे? यहां पे साथ में ये भी लिख लेंगे pH <7। समझ आ रही बात? <7 यानी एसिडिक मीडियम में, तो ये होगा। और अगर बात की जाए बेसिक मीडियम की, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा भाई? तो बेसिक मीडियम में इस साइड लिख देते हैं इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम क्या लिख देंगे? या लिख देंगे और pH <7 जब है तो क्या होगा? बोलो भाई, कैसा नजर आएगा? यहां पे क्या होगा? यहां से ये NH3 के पास, ये NH3 जो था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2+ में, क्योंकि जो इसके पास एसिडिक H था उसको कौन रिमूव कर देगा? OH-। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये pH <7 पे ऐसे नजर आएगा और pH <7 पे ऐसा, और ये है pH = 7 पे। अब यहां से इस कॉन्सेप्ट से एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई? pH = 7 पे अमीनो एसिड का क्या स्ट्रक्चर होगा? तो ज्विटर आयन फॉर्म में होगा। अगर pH <7 है तो एसिडिक मीडियम से क्या करेगा? H+ एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर pH <7 है तो क्या करेगा? बेसिक मीडियम में क्या करेगा? H+ रिलीज कर देगा और ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? बल्कि इनको ऐसे लिख लो आप, इनको यहां पे ऐसे लिखो, ये क्या है? pH <7 पे यानी बेसिक मीडियम में, और ये क्या है? pH <7 पे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट देखो, अमीनो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड और एक होता है इसेंशियल अमीनो एसिड। अब इनकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसमें क्या लिखेंगे? लिखो डेफिनेशन मेरे साथ साथ। दोज अमीनो एसिड्स which can be synthesized in body are known as non-essential amino acids। non-essential amino acids, ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखो इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसेंशियल अमीनो एसिड्स, इसमें लिखो दोज अमीनो एसिड्स
which cannot be synthesized in body and are obtained from diet are known as essential amino acids। ठीक है भाई। अब देखो जो 20 अमीनो एसिड्स हैं उनकी टेबल आपकी एनसीईआरटी में दी गई है और उसमें साफ साफ बताया गया है कि कौन से नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है और कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड है। तो डायरेक्ट वो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं और ये टेबल आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। पहले मैं दिखा देता हूं आपको ये टेबल, देखो आप अपनी एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं या डायरेक्ट बोर्ड से भी आप समझ सकते हैं। इसमें देखो पहला आएगा हमारे अमीनो एसिड, ये आपके फर्स्ट 5 अमीनो एसिड है। देखो इसमें सबसे पहले एनसीईआरटी की टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले ऊपर अमीनो एसिड का ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। फिर उसके बाद यहां पे फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ अमीनो एसिड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइड चेन आर, यहां पे यानी ये आर क्या आएगा ये बताया गया है और यहां पे 3 लेटर सिंबल है और यहां पे 1 लेटर कोड है। अब देखो सबसे पहला सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है भाई? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड यहां पे लिख लो, बेशक यहां पे नीचे लिख लो, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? सबसे पहला सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बोलो भाई, ये है आपका ग्लाइसाइन। बात समझ में आ रही है? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट अब देखो जो ग्लाइसाइन है तो यहां पे अगर R को हटाकर आप H लगा देंगे तो यहां पे क्या होगा? इस कार्बन एटम पे ये COOH ग्रुप, ये NH2 ग्रुप और यहां पे भी क्या हो जाएगा? H और ये भी H, तो दोनों H सेम है तो यहां पे कायरल सेंटर नहीं है। सो ये क्या होगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन बाकी में अगर आप देखेंगे ये मिथाइल लगाएगा, ये आइसोप्रोपाइल लगाएगा, कोई कुछ ग्रुप लगाएगा, कोई कुछ ग्रुप लगाएगा, तो क्या आएगा ये आपके? तो क्या बनेंगे? ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो यहां पे ग्लाइसाइन आपका ग्लाइसाइन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, ये लिख लो, ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। ग्लाइसाइन आपको ध्यान रखना है, दूसरा एलानाइन भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये यहां पे क्या होगा? R क्या आ जाएगा? CH3 ग्रुप आ जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहले दो का तो आप स्ट्रक्चर साइड में बना ही लेंगे, ये तो साथ में बना ही लो, ये दोनों जरूर ध्यान रखना। ये आपका क्या है? ग्लाइसाइन है और नेक्स्ट दूसरा क्या है? एलानाइन। इस केस में क्या होगा? देखो ये तो क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। नेक्स्ट दूसरे अगर बात की जाए, दूसरा आपका क्या बनेगा? ये बनेगा आपका एलानाइन। यहां पे इसके पास एक कायरल सेंटर है तो ये एलानाइन क्या होगा भाई? एलानाइन आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, नेक्स्ट है वेलाइन। देखो वेलाइन पे स्टार लगा है, आप अपनी टेबल में देखना, एनसीईआरटी में आपको क्लियर नजर आएगा। जिस पे भी स्टार लगा है वो इसेंशियल अमीनो एसिड है, साफ साफ एनसीईआरटी में नीचे टेबल में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद ल्यूसाइन है, फिर उसके बाद आइसोल्यूसाइन है और इनके 1 लेटर कोड भी दिए गए हैं। यहाँ पे R क्या है वो भी दिया गया है। यह आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, 1-2 बात बस आपको ध्यान रखनी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही बात? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? तो ये नेक्स्ट है आपके 6 to 15 तक के अमीनो एसिड्स। ये देखो यहां पे क्या है? आर्जिनाइन है, ये इसका यहां पे क्या है? ARG इसका सिंबल है और R इसका लेटर कोड है। ठीक है भाई। R क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट वाले में क्या था? फर्स्ट वाले में पहले A आ चुका है, आपका एलानाइन में A आ चुका है तो इसका नेक्स्ट लेटर ले लिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसे ही लाइसाइन है, इन दोनों में स्टार लगा है। सो दीज आर, ये दोनों आपके क्या है? ये दोनों आपके इसेंशियल अमीनो एसिड है।
तो ऐसे आपको एक बार टेबल पढ़ लेनी है, इसको ज्यादा रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार देख लेंगे। ये आपका लाइसाइन है, ग्लूटामिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है। जैसे ये है एस्पार्टिक एसिड, इसका आप ध्यान रख सकते हैं। एक ये 6th वाला 7th वाला, ये 2 ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट 2 मैंने आपको बोला है। ये ग्लूटामाइन कोई खास जरूरत नहीं है। एस्पार्जिन ये आपका थ्रियोनाइन है, सिराइन है, ये है सिस्टाइन है, और फिर इसके बाद ये मिथियोनाइन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट कौन से आएंगे वो भी आप देख लेंगे। नेक्स्ट कौन से है भाई? नेक्स्ट है आपके 16 टू 20 तक के। ये देखो ये है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहला है फिनाइल एलानाइन, नेक्स्ट है टायरोसाइन, फिर है ट्रिप्टोफैन, और ये हिस्टाडाइन और प्रोलाइन। अब प्रोलाइन में यहां पे ना ए लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप चेक करना। ए का मतलब है कि आपके अमीनो एसिड का ये इंटायर स्ट्रक्चर दिया गया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कर लेंगे ना भाई। अब आपको ये नोट डाउन करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इंपॉर्टेंट एक बार आप देख लेना इनको, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये थे आपके अमीनो एसिड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की डेफिनेशन हमने क्या लिखी थी? प्रोटीन्स आर polymers of alpha amino acids which are connected to each other through पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ आ रही बात? इसलिए इसको अंडरलाइन कर लेना। अब देखो भाई नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। यहां पे ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ये समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला हमने एग्जांपल ले लिया किसका? फर्स्ट अमीनो एसिड का। ये क्या है? ये हमारा फर्स्ट अमीनो एसिड है। क्या नेम है इसका? ग्लाइसाइन। ये ग्लाइसाइन है। अब नेक्स्ट देखो दूसरा क्या है? दूसरा सेकंड कौन सा है? एलानाइन। तो ये आपका एलानाइन है, ये एलानाइन है। अब देखो जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे और यहां से डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा? बोलो भाई। यहां पे क्या होगा? यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का OH और अमीनो ग्रुप का हाइड्रोजन निकलेगा, और यहां पे क्या निकलेगा? डिहाइड्रेशन होगा, जिससे क्या बनेगा? यहां पे ये आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? देखो ये ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? ये देखो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्डिंग है ना, यहां पे ना ये O नहीं आएगा। ये O हटा दो यहां से, ये O नहीं आएगा, है ना? ये तो वाटर में चला गया ना। ठीक। अब देखो ये वाली जो बॉन्डिंग है, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। बात समझ में आ रही है? तो ये किससे बना भाई? ये कंपाउंड किससे बना है? ग्लाइसाइन और एलानाइन के मिलने से बना है, इसलिए दिस इज कॉल्ड ग्लाइसाइल एलानाइन। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखो ये कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना है? कितने अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनने से बना है? 2 अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड बनने से बना है। सो दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। दिस इज कॉल्ड डाइपेप्टाइड। बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखो ऐसे ही आगे अगर इससे एक और अमीनो एसिड जुड़ जाए उसको बोलेंगे ट्राइपेप्टाइड। 4 अमीनो एसिड है उसको बोलेंगे 4 पेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड, ऐसे बोलते जाएंगे। और अगर 10 से ज्यादा अमीनो एसिड ऐसे लिंक्ड है तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो डाइपेप्टाइड में क्या होगा?
डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड में नंबर ऑफ अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड कितने होंगे बोलो भाई, नंबर ऑफ अमीनो एसिड बोलो कितने होंगे, 2 होंगे। और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, ये देखो 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड है, और यहां पे अगर ट्राइपेप्टाइड आ जाए, ट्राइपेप्टाइड आ जाए तो ट्राइपेप्टाइड के केस में क्या होगा बोलो भाई, 3 अमीनो एसिड होंगे और नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इससे आगे एक और पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये पेप्टाइड बॉन्ड जरूर ध्यान रखना, इसका नेम भी पूछा जाता है, डायरेक्ट इसका स्ट्रक्चर भी आपसे पूछ लिया जाता है। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? नेक्स्ट है आपका टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होंगे, 4, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, 3। सिमिलरली अगर यहां पे बात की जाए पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होंगे भाई, 5 होंगे, और कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, 4 होंगे। ऐसे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, जब यहां पे मोर देन 10 अमीनो एसिड होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कंपाउंड कहेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई डाउट है क्या? पॉलीपेप्टाइड किसे कहेंगे, जिसमें 10 से ज्यादा अमीनो एसिड यूनिट जुड़ी हो। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब ऐसा पॉलीपेप्टाइड जिसमें 100 से ज्यादा अल्फा अमीनो एसिड जुड़े हो, इसके साथ साथ उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 यूनिट से ज्यादा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, वो है इंसुलिन। इंसुलिन ऐसा प्रोटीन है जिसमें 100 से कम अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट रहते हैं, यानी कितने रहेंगे उसमें, ओनली 51 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए एज इट इज आपको याद रखना है। तो क्या लिखेंगे, लिखो भाई मेरे साथ साथ, यहां पे लिखो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड which have more than 100 units of alpha amino acids and molecular mass greater than 10,000 unit, 10,000 unit is known as protein। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है भाई? इंसुलिन क्या है? इंसुलिन is a protein in which 51 alpha amino acid units are present। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये आपको ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में दिया गया है, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो इंसुलिन में कितनी अल्फा अमीनो एसिड यूनिट प्रेजेंट है? 51। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर, जैसे आपको ये बोल दिया भाई एक पेंटापेप्टाइड है, उसमें बताओ कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, आप बोल देंगे 4। जितने आपके पेप्टाइड होंगे, जितने आपके अमीनो एसिड होंगे, उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा। बात समझ में आ रही है? कर लेंगे। अब नेक्स्ट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ, नेक्स्ट क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स on the basis of their molecular shape, on the basis of their molecular shape। अब इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या रहते हैं आपके, बोलो भाई, एक तो रहते हैं फाइब्रस प्रोटीन। नेक्स्ट कौन सा आते हैं? नेक्स्ट आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। अब देखो इनमें क्या होता है, जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, ये एक तो फाइब्रस है, एक ग्लोबुलर है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है।
फाइब्रस प्रोटीन में क्या है भाई, ये पैरेलल रन करते हैं, ठीक, और इनमें पैरेलल आपस में बॉन्डिंग होती है। सीधा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं आपको, इनमें स्ट्रक्चर क्या होगा, ऐसे ये स्ट्रक्चर पैरेलल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इनमें ऐसे बॉन्डिंग पाई जाती है। कोई डाउट है क्या? कर लेंगे। अब इनमें क्या होता है, ये कोयल फॉर्म करते हैं, कोयल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोल्ड स्ट्रक्चर, ऐसा लिख लो, कोल्ड स्ट्रक्चर, दे आर कोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मिंग स्फेरिकल शेप। ठीक है भाई, इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, ऐसे कोयल की फॉर्म में रहते हैं और एक गुच्छा सा बना लेते हैं, ऐसे स्फेरिकल नजर आएगा। बात समझ में आ रही है? और ये क्या है, दे रन पैरेलल एंड हाइड्रोजन एंड मत लिखो, ये हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड लिंकेज इज प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है भाई? इसमें कोई डाउट है क्या? अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है, ये वाटर इनसोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है, वो क्या होते हैं, वो आपके वाटर सोल्यूबल हैं। इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, केराटिन है, केराटिन कहां पे पाया जाता है, केराटिन फाउंड इन हेयर्स, बालों में पाया जाता है, हेयर्स, वोल और सिल्क, वोल एंड सिल्क, ये इसका आपका फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। अब देखो आपको कैसे याद रहेगा कि वाटर इनसोल्यूबल है या सोल्यूबल? आपका ये बाल है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं है ना, अगर वाटर सोल्यूबल रहता तो जब सुबह सुबह नहाते तो ये सारे साफ नहीं हो जाते। तो इसलिए आपको हमेशा याद रहेगा जो फाइब्रस प्रोटीन है उसका एक एग्जाम्पल है केराटिन। केराटिन कहां पे पाया जाता है, ये हेयर्स में पाया जाता है, और हेयर्स क्या है, इनसोल्यूबल है वाटर में। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इंसुलिन एंड एल्बुमिन, ये इसके एग्जाम्पल्स है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपको लिखने हैं, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इसके अलावा आपके नेक्स्ट जो दिया गया है एनसीईआरटी में, प्रोटीन को फर्दर 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी से देखने हैं, यहां पे मैं आपको दिखा दूंगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। बाकी जो आपका इंपॉर्टेंट था यहीं तक का था, एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ये आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं, डायरेक्ट आप एनसीईआरटी से डायग्राम देख सकते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। देखो इसमें ये जो सिंपल आपको लाइन नजर आ रही है, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। एक बार मैं आपको समझा देता हूं, देखो कैसे बनते हैं। यहां पे अमीनो एसिड्स, अगर ये सिंपल एक लाइन बनाते हैं, ये ऐसे बनते हैं, जरूरी नहीं है लाइन ऐसे भी जा सकते हैं, लेकिन बनेगा लीनियर। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये लाइन आप कैसे ही बना सकते हैं, इसको आप सीधा बना दें या ऐसे बना दें। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लेकिन मतलब कोल्ड स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाएंगे, ऐसे। ये है आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब मान लीजिए यहां पे ये स्ट्रक्चर आपका ऐसे बनता है, कोल्ड स्ट्रक्चर, और आपस में कार्बन का ऑक्सीजन, कार्बन से जुड़ा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जुड़ा हाइड्रोजन एक दूसरे के पेप्टाइड बॉन्ड के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो बनता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। और अगर और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ये ऐसे 3D बनने लगे, ये स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई करने लगे, देन दिस इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। फिर इसके बाद इसको और अच्छे समझने के लिए और अच्छे डायग्राम बनाए गए हैं, जैसे ये वाला जो आपको नजर आ रहा है फर्स्ट वाला, ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, और जो इसमें आपको ये स्फेरिकल बॉल्स नजर आ रही हैं, ये आपके अमीनो एसिड्स हैं। ये सिंपल क्या करते हैं, एक चेन में ये पॉलीमर बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर।
बात समझ में आ गई। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपके दो स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो बनता है अल्फा हेलिक्स, ये आपको नजर आया, और दूसरा बनता है बीटा प्लेटेड शीट्स। तो इनको अच्छा डिटेल में इधर दिखाया गया है, ये देखो, ये आपके क्या है, दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट वाला जो है, ये जो कोल्ड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। समझ आ रही बात, ये अल्फा हेलिक्स है, और ये दोनों जो नजर आ रहे हैं ये बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है। इसमें कोई डाउट है क्या? अब देखो, इसमें जो है अल्फा हेलिक्स में आपको हेलिक्स नजर बनता आ रहा है, ये कोयल बनती नजर आ रही है। इसमें अब आप क्या देख रहे हैं, देखो यहां पे जो आपका पेप्टाइड बॉन्ड है उसका CO दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के NH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। तो ये ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, ये आप NCERT में भी देख सकते हैं। फिर जब ये यहां पे एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करने के बाद इनका स्ट्रक्चर आपको ऐसा नजर आता है, ये आपको एक सीट के टाइप स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसको हम बोलते हैं बीटा प्लेटेड सीट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें आपको ओनली स्ट्रक्चर देखने हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट आपका आता है टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें क्या लिखा है, टर्सरी प्रोटीन स्ट्रक्चर अकर्स व्हेन सर्टेन अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड प्लेटेड शीट्स। इनमें आपस में जब अट्रैक्शन हो जाते हैं तो ये क्या बनेगा, आपका और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। इसमें आपकी बीटा प्लेटेड शीट्स भी है और अल्फा हेलिक्स भी है, तो इनमें आपस में दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा। और इस अट्रैक्शन के कारण क्या बनेगा भाई, ये आपका क्या बनता है, बोलो, ये बनता है टर्सरी स्ट्रक्चर। और इसमें कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाए जाते हैं, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एक तो कौन से पाए जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, और कौन से पाए जाएंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्योंकि अगर वेट बढ़ेगा, वेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, बोलो भाई, वेट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, वेट बढ़ने से आपस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपके NCERT में भी दिया गया है, ये मैंने आपको लिखवा भी दिया है। नेक्स्ट इसके बाद क्या बनता है, क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इज ए प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन वन अमीनो एसिड चेन। बहुत सारी चेन आपस में ऐसे उलझ जाती हैं और क्या बना लेंगी, गुच्छा सा बना लेंगी, उसको क्या बोलते हैं, क्वाटर्नरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। बात समझ में आ गई? तो ये आपको स्ट्रक्चर पढ़ने थे। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना है, बाद में नोट डाउन करना है। देखो भाई क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में किसी भी प्रोटीन का यूनिक 3D स्ट्रक्चर होता है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है। तो इस फॉर्म में प्रोटीन को हम बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। जब ये नेटिव प्रोटीन किसी फिजिकल चेंज लाइक टेम्परेचर चेंज या केमिकल चेंज लाइक pH चेंज के कांटेक्ट में आता है तो इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ये अपना कोल्ड स्ट्रक्चर को क्या कर लेगा, लूज कर देगा, और कोल्ड स्ट्रक्चर से ये अनकोल्ड हो जाएगा, ये कोल्ड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जिसके कारण ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स। बात समझ में आ रही है? इसमें सबसे खास बात क्या है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन के दौरान 2 डिग्री और 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है, 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेगा, लेकिन इसका 1 डिग्री प्रोटीन स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप अच्छी तरह जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल बताओ जल्दी से। इसका एग्जाम्पल है बॉइलिंग ऑफ एग, और एक एग्जाम्पल कौन सा है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। समझ आ रही बात? तो अब आपको ये लिखना है, मेरे साथ साथ लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन ए प्रोटीन कम्स इन कांटेक्ट, व्हेन ए प्रोटीन कम्स इन कांटेक्ट ऑफ फिजिकल चेंज लाइक, ब्रैकेट में लिख लो, लाइक टेम्परेचर चेंज और केमिकल चेंज
like change in pH, then its hydrogen bonds gets disturbed and its structure become uncoiled, due to which it lose its biological activity. This is known as denaturation of protein. ठीक है भाई। अब देखो यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो भाई, आपने देखा था भाई प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है, कोल्ड है। अब डीनेचरेशन के कारण क्या हुआ, ये अनकोल्ड हो गया, इसलिए सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर को तो अफेक्ट करता है, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी अनकोल्ड है, इसको अफेक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये आपको लिखना है, लिखो मेरे साथ साथ। क्या लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन are affected due to denaturation, while primary structure या 1 degree structure remains unaffected। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? कर लेंगे भाई, हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल क्या है? बॉइलिंग ऑफ एग, और सेकंड कौन सा है? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये था आपका आज का बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया। देखो, आज के लेक्चर में हमने डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो आप नोट करेंगे, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और सेलुलोज के स्ट्रक्चर और उनकी मोनोमर यूनिट और उनका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी आपको क्या क्या ध्यान रखना है भाई? सुक्रोज की आपकी मोनोमर यूनिट क्या क्या है और उनमें कौन से कार्बन पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ऐसे ही माल्टोज में, ऐसे ही लैक्टोज में, ऐसे ही अमाइलोज में, ऐसे ही अमाइलोपेक्टिन में। ये एक बार आपको खुद को ड्रॉ करके देखने हैं। स्ट्रक्चर चाहे आप ना भी ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर तो बस आपको जो अल्फा बीटा ग्लूकोज के स्ट्रक्चर थे, अल्फा बीटा फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर थे, वो अगर आपको याद है, फिर इसके बाद अगर आपको ये याद है कि कौन सी मोनोमर यूनिट मिलके ये डाइसैकेराइड बनाएगी या पॉलीसैकेराइड बनाएगी, अगर आपको ये पता तो इजीली आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली क्वेश्चन आपके वहां से पूछे जाएंगे और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था आपका पेप्टाइड बॉन्ड मैंने आपको अच्छे समझाया है, और एक मेन पार्ट आपका ये डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इतना था आज के लेक्चर में, जो मैंने आपको मेन बताया है, यही आपको अच्छे से रिवाइज करना है और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहना है। थैंक यू।